प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। और जी हां, आपकी पढ़ाई जो अच्छी चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर दिख रहा है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय चौथा। और अध्याय चौथा जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने इससे पहले समकालीन विश्व राजनीति के 3 अध्याय हम लोगों ने यूट्यूब पर निःशुल्क रूप से आप लोगों के डाल दिए। पहला अध्याय जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत, दूसरा अध्याय जिसका नाम था सत्ता के समकालीन केंद्र, और तीसरा अध्याय जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया। अगर आप लोगों ने वो अध्याय नहीं देखे तो एक बार वो अध्याय भी जरूर देख ले। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन, ये क्लास उन तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति विज्ञान से। सीधे सीधे उन विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगी जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, या फिर राष्ट्रपति अधिकारी स्कूल विक्रेता बनने की तैयारी में है। जैसा कि प्यारे साथियों भली भांति जानते हैं, अभी हाल ही में जून 2025 में स्कूल विक्रेता भर्ती परीक्षा राजनीति विज्ञान की बात करें हम लोग तो 225 पद है। कितने पद है प्यारे साथियों? 225 पद है। अभी फिलहाल काफी विद्यार्थी मेरे संपर्क में हैं। वो विद्यार्थी चिंतित है, व्यथित है, निराश है, हताशा की ओर जा रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मंजिल सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। अब हम लोगों को केवल और केवल की नोट्स के आधार पर कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त करें, वो रणनीति के साथ में हम लोगों को तैयारी करनी है। आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो भी लेकर आऊंगा कि अंतिम 2 महीने में किस प्रकार से तैयारी करें। मैं, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं, विकास कवाला स्कूल विक्रेता राजनीति विज्ञान, पिछली भर्ती परीक्षा में मेरा चयन हुआ, किस प्रकार से मैंने अंतिम 2 महीने में तैयारी की, वो वीडियो सेशन भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्यारे साथियों हम लोग आज बात करेंगे यूएनओ की। किसकी बात करेंगे? यूएनओ की बात करेंगे। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूटीओ की, हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूएचओ की, हम लोग बात करेंगे विश्व बैंक की, और हम लोग बात करेंगे आईएमएफ की। किसकी बात करेंगे? आईएमएफ की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे आईएईए की। किसकी बात करेंगे? आईएईए की बात करें। अगर आप लोग जुड़ गए तो सेशन के अंतिम समय तक जरूर बने रहें, क्योंकि प्यारे साथियों हम लोग पीवाईक्यू पढ़ते हैं, एमसीक्यू पढ़ते हैं, और इसकी करते हैं संपूर्ण 360 डिग्री व्याख्या, जिससे आप लोगों को क्या हो जाता है? संपूर्ण रिवीजन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सीधे सीधे हम लोग बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। प्रथम प्रश्न कह रहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताना है। यूएनओ की कौन सी एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग की बात करती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा, एक संस्था है, एक एजेंसी है जिसका नाम है आईएईए। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इस अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की बात करें, गठन कब हुआ था? तो इस अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का गठन हुआ था 1957 में। प्यारे साथियों, आप लोगों को जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का गठन 1957 में हुआ, लेकिन इससे पहले भर्ती परीक्षा में एक बार प्रश्न आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की नींव कब पड़ी थी। प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नींव कब पड़ी थी, और भविष्य और नींव पड़ी थी प्यारे साथियों 1952-53 में। कब पड़ी थी? 1952-53 में। अब भविष्य में आपके प्रश्न ये भी आ सकते हैं कि आईएईए की नींव अमेरिका के किस राष्ट्रपति के भाषण से पड़ी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति जिसका नाम था आपके आइजनहावर। क्या नाम था? आइजनहावर। उन्होंने भाषण दिया था, और भाषण का नाम था एटम फॉर पीस, शांति के लिए परमाणु, शांति के लिए परमाणु।
तो प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी नींव मजबूत बनानी है कि प्रश्न आईएईए सभी को पता है कि 1957 में इसकी स्थापना होती है। एग्जाम में इससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ सकता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण से इसकी नींव पड़ी, तो भाषण से नींव पड़ी जिस राष्ट्रपति का नाम था आपके आइजनहोवर, और भाषण का शीर्षक क्या था या फिर पहला वाक्य क्या था, एटम फॉर पीस। मेरे साथियों, बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति, इस निरस्त्रीकरण समिति का गठन होता है आपके 11 जनवरी और 11 जनवरी 1952 को। कब होता है? 11 जनवरी 1952 को होता है। अब देखिए कुछ कथन है प्यारे साथियों यूएनओ के महासचिव के, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आप 7 स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक महासचिव जिनका नाम है डेग हैमरशोल्ड। डेग हैमरशोल्ड की बात करें तो यूएन के सेकंड महासचिव, यूएन के सेकंड महासचिव, इन्होंने कहा कि यूएन की स्थापना हमें स्वर्ग देने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुई है। आप लोग सोचते होंगे कि यूएनओ की स्थापना स्वर्ग में जाने के लिए हुई है, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। डेग हैमरशोल्ड ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मानवता को नरक में जाने से किस प्रकार से बचाया जाए, इस कारण इसकी स्थापना होती है, किसकी? यूएनओ की। डेग हैमरशोल्ड ने उसके बाद यूएनओ की जटिल संरचना के चलते इसे पिकासो की जटिल या फिर अजीब कलाकृति का, सीधा सीधा प्रश्न आएगा आपका आपके एग्जाम के अंदर कि यूएनओ के किस महासचिव ने यूएन की जटिल या फिर अजीब संरचना के कारण इसे पिकासो की कलाकृति कहा, तो आपका उत्तर क्या होगा? डेग हैमरशोल्ड ने। उसके बाद यूएन की एकजुटता के नाम पर इन्होंने एकजुटता के नाम पर सहकारी कार्य की बात भी कही। किसने कही? डेग हैमरशोल्ड ने कही थी। कोफी अन्नान जो कि यूएन के महासचिव, इन्हें 2001 और 2001 में मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। इन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और इन्हें मिला 1961 में, और इन्हें मिला था प्यारे साथियों मरणों उपरांत। कोफी अन्नान ने यूएनओ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा मानव इतिहास में हम पहले से कहीं अधिक एक साझा नीति, देखिए साझा नीति साझा करें, इसमें तभी महारत हासिल कर सकते हैं जब हम सब मिलकर के इनका सामना करें। देखिए सहकारी कार्य की बात तो सबसे पहले डेग हैमरशोल्ड ने कर दी। उसके बाद में कोफी अन्नान ने क्या कहा कि एक ऐसी साझा नीति तैयार करनी है जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। बुतरस गाली जो कि मिस्र के थे, कहाँ के थे? मिस्र के थे। आप लोग याद कर लीजिए कहाँ के थे? मिस्र के थे। उसके बाद बात करें कोफी अन्नान की, कहाँ के थे? तो याद रखना घाना के थे। डेग हैमरशोल्ड कहाँ के थे? तो याद रखना स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के। अब देखिए बुतरस गाली ने यूएनओ की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर यूएनओ की खस्ता हालत को देखते हुए इन्होंने कहा कि मैं महाभिकारी हूं। क्या कहा? मैं महाभिकारी हूं। किसके बारे में? यूएनओ के बारे में। यूएनओ की खस्ता हालत के चलते कहा था। शशि थरूर जो कि भारत की ओर से सूचना और संचार अवर सचिव रह चुके हैं यूएनओ के, उन्होंने इसे यूएनओ को बदकही की चौपाल का, क्या कहा? बदकही की चौपाल का। जिस प्रकार से आपने सुना होगा चर्चिल जो कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि हथियार लड़ाने की बजाय जुबान लड़ाई जाए तो अच्छा है। यानी हथियार क्यों लड़े? अगर हमारा काम जुबान लड़ाने से होता है तो हथियार लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जुबान लड़ाई जाए। और जुबान कहाँ लड़ी जाती? 1993 यूएनओ के महासभा में सदस्य जो आपस में वार्षिक अधिवेशन की बात करें या फिर सामान्य बैठकों की बात करें तो लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं, फैकोलॉजी करते रहते हैं, उनके काम तो कुछ होते रहते हैं नहीं, लंबी बातें करते हैं। इसलिए इन्होंने बदकही की चौपाल। शशि थरूर ने कहा जबकि हथियार लड़ाने की बजाय जुबान लड़ी जाए, ये बात किसने कही थी? चर्चिल ने कही थी। तो यहाँ से आपके एक आध प्रश्न सीधा मिलने की पूरी संभावना है। आगे देखिए प्यारे साथियों विश्व व्यापार संगठन, किसकी बात हो रही? विश्व व्यापार संगठन या फिर आप लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? डब्ल्यूटीओ किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यह उत्तराधिकारी किसका है? GATT का है। किसका है? GATT। इसकी स्थापना की बात कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो ध्यान रखना स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ये किसका उत्तराधिकारी विश्व व्यापार संगठन है? तो ध्यान रखना गेट का, और गेट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब देखिए
टैरिफ एंड ट्रेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टैरिफ एंड ट्रेड की बात हो रही है। यहाँ पर ट्रेड एंड टैरिफ, तो ध्यान रखना पहले क्या है? टैरिफ है, फिर है ट्रेड। बात करें प्यारे साथियों गेट के हिंदी में नाम, तो देखिए सामान्य व्यापार, सामान्य उत्पाद एवं व्यापार समझौता, गेट को हिंदी में कहा जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें या फिर यूएन राष्ट्र संघ की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई थी या फिर WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को, और मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय आपके जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। WTO के मुख्यालय की बात करें तो ये भी कहाँ पर है प्यारे साथियों? जिनेवा में ही है, और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। WTO के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश है? तो 194 देश है। WHO के सदस्य देश कितने हैं? सॉरी 164 देश है, जबकि WHO के सदस्य देश कितने हैं? 194 सदस्य देश है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। ये कथन किसका? अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसका है? डैग हैमरशोल्ड का है। ट्राइगवेली की बात करें तो ये यूएन के पहले महासचिव थे। क्या थे? ये यूएन के पहले महासचिव थे। कोफी अन्नान की बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का, और कब मिला था? ध्यान रखना, मिला था प्यारे साथियों 2001 में। बान की मून की बात करें, ये भी यूएन के महासचिव रह चुके। ये कहाँ के? दक्षिणी कोरिया के। डैग हैमरशोल्ड की बात करें, डैग हैमरशोल्ड कहाँ के थे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, स्वीडन के थे। और ट्राइगवेली की बात करें, कहाँ के थे महासचिव? तो नॉर्वे के थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डैग हैमरशोल्ड। इन्होंने कहा था कि यूएनओ की स्थापना या फिर यूएनओ का गठन मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक में जाने से बचाने के लिए हुआ। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आप लोगों के सामने ये यूएन के महासचिव दे रहे, क्या है? यूएन महासचिव। अब देखिए वर्तमान समय में ट्रेंड बन गया है कि 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यूएन महासचिव में से। या तो एक साइड में यूएन महासचिव के नाम दे रखे होंगे, दूसरी तरफ में यूएन महासचिव के काल कर्म अनुसार दे रखेंगे, किस काल में कौन से थे, या फिर यूएन महासचिव किस देश से बिलोंग करते थे, या फिर यूएन महासचिव ने कौन सा बढ़िया ऐसा विशिष्ट काम किया जिससे उनकी अलग पहचान हो। 3 प्रकार से प्रश्न बनने की पूरी क्या है? संभावना है। अब देखिए सबसे पहले यूएन महासचिव की बात करें तो ट्राई, देखिए हमने आप लोगों के सामने एक छोटी सी ट्रिक आई है। ट्रिक है ट्राई हमारी यूं थी। ट्रिक को 2-4 बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ट्राई हमारी यूं थी, होम गए, जेवियर कार से, रस पिया, कॉफी पिया, बान की मून और एंटोनियो गुटेरेस। आप आसपास में जो भी मिले, या तो आपके खुद के बच्चे होंगे या आपके भाई बहन होंगे, उनके साथ में एक बार बार बोलिए, ट्राई हमारी यूं थी, होम गए, जेवियर कार से, रस पिया, कॉफी पिए, बान की मून और एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में है ही है। अपने को तो याद करना है कैसे भी करके। ट्राई से हो जाएगा प्यारे साथियों ट्राइगवेली। क्या हो जाएगा? ट्राइगवेली। ये यूएनओ के पहले महासचिव थे। 1946 से लेकर के 1952 तक रहे। और बात करें किस देश से बिलोंग करते, तो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। अब देखिए आप लोग भली भांति जानते हैं कि यूएनओ की स्थापना हुई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन के पहले महासचिव जो कि कौन है? ट्राइगवेली। 1946 से लेकर 1942 तक का कार्यकाल है। अब आप लोगों के मन में आना कि सर 1946 से पहले जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हो जाती है, तो 1946 तक जो यूएन का एक अंग है सचिवालय, यह तो सचिवालय था नहीं, या फिर सचिवालय था, तो 1946 तक सचिवालय का कार्यभार कौन देता था? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्ति है जिसका नाम है ग्लैडस्टीन जेब। ग्लैडविन जेब नाम है जिसका नाम है ग्लैडविन, या फिर अपन कह सकते हैं ग्लैडस्टीन जेब। ये यूएन के क्या थे? कार्यवाहक महासचिव थे। उसके बाद में बात करें हमारी से हो जाएगा प्यारे साथियों हैमरशोल्ड। क्या हो जाएगा? हैमरशोल्ड। और हैमरशोल्ड को मरणों उपरांत क्या मिला था? हैमरशोल्ड को मरणों उपरांत मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। ये 1953 से 1961 तक रहते हैं यूएनओ के महासचिव, और ये स्वीडन देश से संबंधित है।
यूथी से हो जाएगा प्यारे साथियों यूथांड, क्या हो जाएगा यूथांड। और यूथांड 1961 से 1975 तक यूएन के महासचिव रहते हैं। ये बर्मा देश से संबंधित यानी कि बर्मा से है। और बर्मा को वर्तमान में क्या कहा जाता है म्यांमार, क्या कहा जाता है म्यांमार। होम से हो जाएगा आपकी प्यारे साथियों वर्ल्ड हीम, क्या हो जाएगा वर्ल्ड हीम। और वर्ल्ड हीम की बात करें तो 1972 से लेकर के 1981 तक, और ये ऑस्ट्रिया से संबंधित है। जेवियर से क्या हो जाएगा जेवियर पेरिज द कुइयार, जेवियर पेरिज द कुइयार। और इनकी बात करें 1982 से 1991 तक, और पेरू देश से संबंध था इनका। रस की बात करें तो प्यारे साथियों आपको हो जाएगा बुतरस गाली, क्या हो जाएगा बुतरस गाली। किस देश से संबंधित तो ध्यान रखना मिस्र से 1992 से 1996 तक का कार्यकाल। कई प्यारे विद्यार्थियों हर समय आपको रटने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए प्रश्न आएगा बुतरस गाली किस देश से संबंधित थे या किस देश के थे। तो देखिए रस कैसा होता है मीठा होता, और मीठी क्या होती है मिश्री होती है, होती कि नहीं होती है। तो मिश्री से रस हो जाएगा, मिश्री से मिश्र हो जाएगा, रस से क्या हो जाएगा बुतरस गाली हो जाएगा। कॉफी से हो जाएगा प्यारे साथियों कॉफी अन्नान, क्या हो जाएगा कॉफी अन्नान। और ये 1997 से 2006 तक रहे थे। और कॉफी अन्नान को 2001 और 2001 में मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। ये घाना से संबंधित थे। बान की मून की बात करें तो दक्षिण कोरिया से संबंधित थे। और 2007 से 2016 तक इनका कार्यकाल। अब देखिए एंटोनियो गुटेरेस जो कि 2017 से वर्तमान तक है, ये पुर्तगाल से संबंधित है। बात करें प्यारे साथियों एंटोनियो गुटेरेस की तो 1995 से लेकर के 2002 तक ये पुर्तगाल के क्या रह चुके हैं पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के पीएम कब से कब तक रहे। तो 1995 से 2002 तक यूएन के महासचिव अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल देश के पीएम रह चुके। 2005 में शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त आयोग बना था, उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की, किन्होंने एंटोनियो गुटेरेस ने। तो प्यारे विद्यार्थियों ये ट्रिक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी ना तो इस ट्रिक को आप शेयर जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों इन महासचिवों में से 3 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना। एक साइड में आपके महासचिव, दूसरी साइड में इनके कालक्रम। एक साइड में आपके महासचिव, दूसरी साइड में आपके आ जाएंगे इनका किस देश से संबंध था। और एक साइड में महासचिव और दूसरी साइड में आ जाएंगे इन्होंने कौन सा विशिष्ट काम किया। 3 प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और इसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों आप 7 स्टार लगा लीजिए। मैं आप लोगों को वादा और विश्वास दिलाता हूँ कि ये ट्रिक आप 2-3 बार बोलेंगे, आसपास के परिवेश में जो भी मिलते हैं, चाहे आप घर में अकेले बैठ रहे हो, कांच के सामने खड़े होकर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को सिलेक्शन से मतलब है, यहाँ से आपके 1-8% बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है। 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जो स्थगित है। प्यारे विद्यार्थियों अंगों की बात करें तो अंग कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, और अंगों की बात करें तो 6 अंग है। कितने अंग है 6 अंग है। पहला अंग जिसका नाम है प्यारे साथियों महासभा अंग, और अंग का नाम क्या है महासभा। दूसरा अंग जिसका नाम है प्यारे साथियों सुरक्षा परिषद, क्या है सुरक्षा परिषद एक अंग है। तीसरा जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंग का नाम क्या है आर्थिक और सामाजिक परिषद एक अंग है जिसका नाम है प्यारे साथियों न्यासीता परिषद, क्या है न्यासीता परिषद एक यूएन का अगला अंग है जिसका नाम है प्यारे साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, क्या है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यूएन का अंतिम अंग है जिसका नाम है आपके प्यारे साथियों सचिवालय, क्या है सचिवालय। अब देखिए प्यारे साथियों महासभा की बात करें, महासभा इसमें 193 सदस्य देश है। कितने 193 सदस्य देश जो यूएन के सदस्य है वो इनके सदस्य है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है 15 सदस्य देश है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश, इन 15 में से 5 सदस्य तो स्थायी है। 5 सदस्य देश क्या है प्यारे साथियों स्थायी, जबकि 10 क्या है अस्थायी। 10 क्या है
अस्थायी सदस्य है। बात करें आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्यीय देश है। कितने? 54 सदस्यीय देश है। उसके बाद में बात करें न्यायशीता परिषद, इसका उत्तर आपके न्यायशीता परिषद होगा। 1 नवंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो स्थगित कर दिया गया न्यायशीता परिषद या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल। स्थगित करने का कारण यह था प्यारे साथियों, न्यायशीता परिषद अति सक्रियता के कारण वर्तमान समय में स्थगित या फिर निष्क्रिय कर दी गई है। प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। प्रश्न बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, इसमें से कौन सा अंग अति सक्रियता के कारण वर्तमान समय में निष्क्रिय है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद की बात करें, इसका कार्य क्या था? न्यायशीता परिषद का कार्य था कि गैर स्वशासन वाले देशों में, गैर स्वशासन वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना। और 1994 में पलव देश को स्वतंत्रता मिली और इसका काम खत्म हो गया और ये अपना आप में क्या होगा? निष्क्रिय हो गया। न्यायशीता परिषद की बात करें सदस्यीय संख्या की, तो न्यायशीता परिषद की सदस्यीय संख्या सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य थे वो न्यायशीता परिषद के सदस्य थे। और आम सभा में कितने सदस्य हैं? आम सभा में 193 सदस्य। आम सभा को लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद या फिर कह सकते हैं विश्व का उन्मुक्त अंत्यकरण। ध्यान रखना। जबकि सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद के बारे में एक विद्वान जिसका नाम है आपके डेविड कुशमैन, डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा। क्या कहा? दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। किसको कहा? सुरक्षा परिषद को कहा था। और किसने कहा था? डेविड कुशमैन ने कहा था। सुरक्षा परिषद को ही एक अन्य नाम देते हैं, संज्ञा देते हैं, और अन्य नाम और संज्ञा देते कौन? पामर एंड पार्किंस। पामर और पार्किंस सुरक्षा परिषद के बारे में क्या कहते हैं? पामर और पार्किंस सुरक्षा परिषद को कहते हैं कि ये यूएन की कुंजी है। क्या है? यूएन की कुंजी, यूएन की कुंजी सुरक्षा परिषद है। ये किसने कहा? पामर और पार्किंस ने कहा था। किसके बारे में कहा था? सुरक्षा परिषद के बारे में कहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल एक है लेकिन इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने क्या कर दिया? संपूर्ण 360 एनालिसिस कर दिया। और प्रश्न आपके इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर आएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतने इजी प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ये प्रश्न आएंगे और ये क्लास 12 की एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी आपको राजनीतिक अधिकारी बनने के बाद में सरकारी विद्यालयों में पढ़ानी है। तो इन किताबों में से कक्षा 11 और कक्षा 12 की दो किताबों में से कम 30 से 40 प्रश्न आपके सीधे बनने की पूरी संभावना है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का स्थापना वर्ष, तो स्थापना वर्ष 1957। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? IAEA कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो है आपके ऑस्ट्रिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया कहां पर है? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया है आपके वियना में। कहां पर है? वियना में। सन 1960 और सन 1960 की बात करें तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता किन के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, भारत प्लस पाक के मध्य हुआ था। भारत की तरफ से कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पाकिस्तान की तरफ से थे आपके अयूब खान। ये समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखना 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, WB यानी कि विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। 1991 की बात करें तो 25 दिसंबर और 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का होता है विघटन। यूएसएसआर का होता है विघटन। यूएसएसआर के पूरे नाम की बात करें तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और 1995 की बात करें तो 1 जनवरी 1995 और 1 जनवरी 1995 को विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना या फिर गठन होता है।
अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही है। ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। बिल्कुल आपका कथन ए है जो सही है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। नहीं भाई साहब, 1996 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और 1995 की बात कर तो हुई थी आपके 1 जनवरी को। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO में कुल सदस्य देशों की बात करें तो 164 सदस्य देशों के पास में WTO की सदस्यता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है क्या? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्त नहीं, इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्त नहीं है। इनके कोई स्टाफ नियुक्तिकरण फिक्स नहीं है। तो आपकी ए और सी वाला क्या हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा। जेनेवा की बात करें, जेनेवा कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में है आपके जेनेवा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर है, चार्टर 25 में लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र सर्वरक्षा के लिए बल प्रयोग की अनुमति देता है, या फिर केवल शांति प्रेमी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद, जिसे कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल, और डेविड कुशमैन है दुनिया का सबसे बड़ा पुलिसमैन का, इसके निर्णयों को अंगीकार और करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। हल्का सा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? अब देखिए, प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन कई विद्यार्थी इसमें भी गच्चा खा जाते हैं। फटाफट से आप कमेंट करके उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न आपके, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कई विद्यार्थी तो जाएंगे कि कितनी सदस्य संख्या थी? 15 थी। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 15 सदस्य संख्या नहीं थी। यहाँ पर पूछे मूलतः सदस्य संख्या कितनी थी, तो मूलतः सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? 11। 15 तो आपके 1965 के बाद में हुई, 1965 के बाद में 15 हुई। बात करें 24 अक्टूबर 1945 से 1965 तक कितनी थी? 11 सदस्य संख्या, जिसमें से 5 तो थे प्यारे साथियों आपके स्थायी, और 6 थे आपके अस्थायी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 1965 में ये सदस्य संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है? 15 हो जाती। और ये अंतरराष्ट्रीय संगठन वाले अध्याय 4 कक्षा 12 NCERT में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लाइन छपी हुई है, और ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में खूब प्रश्न आया था। प्रश्न ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 11 सदस्यों से बढ़ा करके 15 सदस्य संख्या कब की गई थी? तो उत्तर था वहां पर प्यारे विद्यार्थियों 1965 में। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से आप लोग भली बात जानते हैं? ABCFR। ए से क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अमेरिका। बी से हो जाएगा आपका ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। सी से हो जाएगा आपका चीन, और एफ से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों फ्रांस, और आर से हो जाएगा आपका रूस। और ये 5 सदस्य कौन है? जिनके पास में P5 या परमाणु 5 का दर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? और तरीकों की खोज करती है अध्याय 7 के तहत। अध्याय 7 अनुच्छेद 42। अध्याय 7 की बात कर, अध्याय 7 में अनुच्छेद 39 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 51 तक है। कहां से लेकर के कहां तक? 39 से लेकर के 51 तक। और इसमें अनुच्छेद संख्या 42, अनुच्छेद संख्या 42 में लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा अगर कहीं पर देखने को मिलता है, कहीं पर ऐसा लगता है कि खतरा होने की स्थिति है, वाद विवाद की शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए सबसे पहले बेस्ट विकल्प का चयन करती है कौन? सुरक्षा परिषद। विश्व व्यापार संगठन के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है? तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा आपके WTO, विश्व व्यापार संगठन, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक फलक पर व्यापार के नियमों को तय करता है, निर्धारण करता है। तो ये चाहता है कि एक राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र द्वारा भी उतने ही कम करना। यानी कि व्यापारिक मामले द्वारा, व्यापारिक मामलों में कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के राष्ट्र में दखलंदाजी नहीं करे। तो ऑप्शन ए है जो आपका क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? ऑप्शन ए है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः, यूनाइटेड नेशंस चार्टर या फिर अपन बात करें इसके मैनिफेस्टो का
मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुत हल्का सा प्रश्न है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जैसे व्यापारिक अधिकारों की स्थापना करना। ऑप्शन सी है जो क्या हो जाएगी मेरे विद्यार्थियों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? बिल्कुल हल्का सा प्रश्न, 1948 और 1948 हुई थी प्यारे साथियों, 7 अप्रैल को। कब हुई थी? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्यीय देश है? तो ध्यान रखना 1994। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर प्यारे साथियों आपके जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पर है? तो ध्यान रखना जिनेवा है आपके स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। 1945 की बात करें तो 1945 और 1945 में 24 अक्टूबर को स्थापना होती है किसकी? यूएनओ की। 1957 की बात करें तो 1957 में IAEA का क्या होता है? गठन या स्थापना होती है। और 1995 प्यारे साथियों WTO की क्या होती है? स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्न कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से सम्मिलित करना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत हल्का सा प्रश्न है। एक साइड में दे रखे हैं आपके कार्य, एक साइड में क्या दे रखे हैं? कार्य दे रखे हैं। और दूसरी साइड में कौन सी संस्था ये कार्यों को करती है? देखिए, वैश्विक वित्त की देखरेख, वैश्विक वित्त की देखरेख करती है आपके IMF। कौन करती है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्वदेशी देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना कार्य करता है। WTO, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समन्वय और प्रशासन का काम करता है कौन? सचिवालय। कौन करता है? सचिवालय करता है। सबके लिए स्वास्थ्य की बात करता है आपके WHO। तो देखिए, वैश्विक वित्त की देखरेख IMF कहां पर है? सेकंड के अंदर है। स्वदेशी देशों के बीच व्यापार संबंधी बात WTO कहां पर है? फर्स्ट के अंदर है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन सचिवालय कहां पर है? 4 में। सबके लिए स्वास्थ्य की बात कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। 2143 कहां पर है? 2134 वैश्विक वित्त की देखरेख IMF कहां पर है? सेकंड में। तो पहला सेकंड कहां देखिए, ये देख लीजिए आपके सेकंड। उसके बाद में स्वदेशी देशों के बीच मुक्त व्यापार, इसमें एक आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ये मामलों में समायोजन और प्रशासन, इसमें आपके करेगा सचिवालय। इसमें आपके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। देखिए क्या आ रही है? वैश्विक वित्त की देखरेख विश्व व्यापार संगठन, वैश्विक वित्त की देखरेख, इसमें आपके पहले आएगा एक। उसके बाद में स्वदेशी देशों के बीच वित्त की देखरेख में आएगा आपके मॉनिटरिंग फंड। उसके बाद में आएगा आपके फर्स्ट, उसके बाद में आएगा आपके फोर्थ, और उसके बाद में आएगा आपके थर्ड। तो 2143 आपके कहीं नहीं है क्या? 2143 कहीं नहीं है। तो ध्यान रख लेना, आप इन ऑप्शन को एक बार आप सेट कर लेना। 2143 दो वैश्विक वित्त की देखरेख, वित्त की बात आएगी IMF। 2 स्वदेशी देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। 1 उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन सचिवालय। आप इन ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लीजिए ना, इन ऑप्शन को क्या कर लीजिए आप इनको इधर लेके आ जाइए और इनको इधर लेके आ जाइए, तो फिर हो जाएगा आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। थोड़ी सा आपका टेक्निकल एरर हो गया, इसमें से आप ऑप्शन सही कर लेना। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम के चरणों को उनके वर्षों में सम्मिलित करना। एक साइड में आपके विकास के चरण दे रखे और एक साइड में आपके वर्ष दे रखे। देखिए, अटलांटिक चार्टर की बात करें, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने की बात कब की गई, या फिर बात करें अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किसने किए, तो देखिए आपके अगस्त 1941 की बात है। एक आपके FD रूजवेल्ट जो कि आपके राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थी? अमेरिका के। साथ में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चर्चिल। कौन है? चर्चिल। ये क्या थे? ब्रिटेन के PM। ये आपके समुद्री यात्रा करते हैं और समुद्री यात्रा करते करते समुद्री यात्रा में बातें करते हैं कि भाई इस समय आपको पता है 1941 और 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। वो बातें करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन अपने आप में महाशक्ति, वो बातें करते हैं कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के मध्य हुआ। उस समय UN का गठन हुआ और UN शांति और सुरक्षा बहाल करने में, मेंटेन रखने में सफल नहीं हुआ। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी है
जो कि दुनिया के सुनहरे वैश्विक भविष्य में काम आ सके और आगे से कोई युद्ध नहीं हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम एक ऐसा चार्टर लेकर आए, ऐसा मैनिफेस्टो लेकर आए, ऐसे सिद्धांत लेकर आए जिससे कि भविष्य में आगे कभी युद्ध नहीं हो। इन्होंने उस जहाज में यात्रा की कर रहे थे, उस जहाज का नाम प्यारे विद्यार्थियों HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर की बात समुद्र में जहाज में बैठे FD रूजवेल्ट और चर्चिल ने की थी। उस जहाज का नाम क्या है? तो उस जहाज का नाम है आपके HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। इन्होंने सिद्धांत दिए थे, और सिद्धांत कितने दिए थे? ध्यान रखना मेरे साथियों, 8 सिद्धांत दिए थे। अटलांटिक चार्टर के तहत कितने सिद्धांत दिए थे? परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, तो 8 सिद्धांत दिए थे। उसके बाद में हम लोग बात करें याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? तो याल्टा सम्मेलन हुआ था प्यारे साथियों आपके फरवरी 1945 में। कब हुआ था? फरवरी 1945 में। उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था आपके अप्रैल मई 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है आपके 1945 में। तो अटलांटिक चार्टर ऑप्शन ए में आएगा आपकी गैर कामरी, यानी थर्ड ऑप्शन, यहाँ रहा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 4। उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल मई 1945, और आपके यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 सेकंड ऑप्शन में। यानी कि आपको ऑप्शन बी है जो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन बी है जो आपका एकदम सही है। प्रश्न बहुत इजी है, ऐसे प्रश्न आपके आने चाहिए परीक्षा के अंदर। अब देखिए अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं FD रूजवेल्ट और चर्चिल। FD रूजवेल्ट जब 8 सिद्धांत दिए थे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो ध्यान रखना डेविड ट्रूमैन हुआ करते थे। कौन? ट्रूमैन, क्योंकि FD रूजवेल्ट का हो जाता है प्यारे साथियों निधन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके महासचिवों का उनके द्वारा किए गए कार्यों से सुमेलन। देखिए एक साइड में आपके कार्य दे रखे और दूसरी साइड में आपके महासचिवों के नाम दे रखे। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, या तो आपके एग्जाम आएगा महासचिवों का क्रम, क्या आएगा? महासचिवों का क्रम, यानी पहले कौन थे, बाद में कौन, उसके बाद में कौन, या फिर एक साइड में आपके देश और एक साइड में आएंगे आपके महासचिव, मिलान करने हैं, या फिर आपके एक साइड में आएंगे महासचिव और एक साइड में आएंगे उनके कार्य। इन तीनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आएगा, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल योग्यता की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने का कार्य, और प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जानते होंगे स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने का कार्य, स्वेज नहर की बात करें तो 1956 की बात आती है, और 1956 के आसपास कौन थे आपके महासचिव? तो सीधा सीधा आपको पता होगा डेक हैमरशोल्ड। कौन थे? डेक हैमरशोल्ड। तो फर्स्ट में आपके क्या जाएगा? सेकंड। अब ऑप्शन यहाँ भी सेकंड है और ऑप्शन आपके यहाँ भी सेकंड है। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना को बहाल किसने किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना को बहाल किया था ह्यू थार्डन ने। उसके बाद में सेकंड आ जाएगा। फिर नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान का प्रयास किसने किया था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कुर्ट वोल्डहिम ने किया। और भारत और पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान में शांति स्थापना का प्रयास किसने किया? तो ट्राइग वैली ने किया था। यानी कि ऑप्शन है जो आपका देश से हो जाएगा। इसको आप खूब लिख लीजिए, 100% अच्छा प्रश्न है और ऐसा परीक्षा में आने लायक प्रश्न। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे प्रश्न आने चाहिए, तभी मेरिट का निर्धारण होगा। बिल्कुल हल्के फुल्के प्रश्न आ जाएंगे, ऊपर से प्रश्न आ जाएंगे, मेरिट का निर्धारण कैसे होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़े अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की हम लोगों ने बात की। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों की कुछ गलतियां हैं, आप लोगों को गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। एक तो आप लोग क्या करते हैं कि क्लास चलते के साथ साथ में उत्तर नहीं देते हैं, या तो आपको उत्तर आ नहीं रहे, या फिर आपको उत्तर तो आ रहे हैं लेकिन आप कमेंट करते नहीं। आप लोग सोचते हैं कि कमेंट करने से कहीं सर को पैसे मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों सर आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से सर की इतने पैसों की आवश्यकता ही नहीं है कि आप कमेंट करो सर के खाते में सीधे पैसे आ जाए। समझ रहे? आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हम और हमारी टीम के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारे को लगता है कि आप पढ़ने के प्रति पूरे डेडिकेट है।
बाकी कमेंट करने से, लाइक करने से, वॉच करने से इतने पैसे आते ना, तो फिर आप समझते होंगे, ठीक है ना। पैसे तो कब आएंगे, जब आप ग्रेड फर्स्ट बनेंगे, राष्ट्रपति अधिकारी बनेंगे, आपके पास में पद आएगा, प्रतिष्ठा आएगी और पैसा आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग साथ साथ उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इन आने वाले 2 महीने के अंदर जितना मैं आपको कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं, पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको भी पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी युद्ध भूमि में खेला जाता है ना, वो युद्ध पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और आप लोगों को मनोभूमि में वो युद्ध खेलना है, मनोभूमि में आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए। दुनिया की कोई ताकत है जो आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकती। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय संविधान साथियों।